चलिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आज अपनी बड़ी स्पेशल क्लास होगी जिसमें मैं आपको अलजेब्रा का कंप्लीट निचोड़ कराने वाला हूं। मतलब आज इस क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ उसका कंप्लीट रिवीजन, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट सब कुछ बताने वाला हूं। विश्वास करिएगा कि आगे आने वाले एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम है जून महीने में, उसमें इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। अदरवाइज अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। और यहाँ पर इनमें जितने भी क्वेश्चन मैंने चुने हैं उसको चुनने में मुझे बहुत समय लगा है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, चीजों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत कर ली जाए फिर। चलो भाई, शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। शुरू करने से पहले लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये 2022 के लेवल 6 में पूछा गया था। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले आप ये देखिएगा कि अमूमन बच्चा इन प्रश्नों को कैसे करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको इसके 2-4 एग्जाम्पल दूंगा और जिससे ये प्रश्न सॉल्व होता है। अब देखो क्या है कि जब ये वैल्यू हमको दी है और इस वैल्यू के बाद हमसे ये इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। पहली बात समझना बहुत ध्यान से। तो एक चीज तो समझ में आ रही कि सर यहाँ y का क्यूब दिख रहा है, तो हमें इधर y का क्यूब करना पड़ेगा तो अपना आंसर आएगा। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y, ये -4 इस तरफ ले आएंगे तो y+4 हो जाएगा और इधर हमारे पास आएगा क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक। ये 90% बच्चा ये करेगा। फिर मैं आपको तरीका भी बताता हूं कि ये चुटकियों में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम इधर दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, यानी इधर हो जाएगा y+4 का होल क्यूब और इधर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6 का होल क्यूब, करेक्ट। तो इधर जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, y क्यूब प्लस a क्यूब b क्यूब प्लस में 3ab यानी कि 4×3 12y, और दूसरा आएगा ब्रैकेट में y+4, और इधर आ जाएगा क्यूब करने पर सिर्फ 6, करेक्ट। यहां जब आप इससे सॉल्व करोगे तो y क्यूब प्लस 64 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y² हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास 48y 48y हो जाएगा, और इधर बराबर में 6 बना रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर बना रहेगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो आपको मान चाहिए था उसमें ये हिस्सा तो पक्का था, और ये हिस्सा हमारे पास देखिए तो y क्यूब प्लस 12y² प्लस 48y आ चुका है, करेक्ट है। आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पर 100 आ रहा है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 64 आ रहा है, तो मैं अगर इस 64 को 100 बनाना चाहूंगा तो मुझे इस समीकरण में 36 और जोड़ देना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और अगर इधर आपने 36 जोड़ा है तो 36 इधर भी जोड़ देंगे। अब इधर पूरी वैल्यू वही बन जाएगी, क्या बन जाएगी कि y क्यूब प्लस 12y² प्लस में 48y प्लस 100, और इस तरफ क्या आ जाएगा 36 और 6 42 हो जाएगा। तो आपसे मान तो इसी का पूछा था, तो इसका मान क्या हो गया 42 मान हो गया। ये तो एक तरीका हो गया जो बेसिक तरीका था, जिससे ये मान के चलिएगा 90% बच्चा इसी से करेगा, और इसमें समय लगेगा ही लगेगा, तकरीबन कुछ नहीं तो 30 सेकंड तो लगेंगे ही। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि ऐसा अगर कोई प्रश्न आता है तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार से करें कि आपका आंसर बहुत स्पीड के साथ, तेजी के साथ आ जाए और कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता ना रहे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। जब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे प्यारे दोस्त, उसको देखो, तो 4 इधर कर लेंगे तो हमारे पास y+4 हो जाएगा, और इधर हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा क्यूब रूट ऑफ 6। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको y क्यूब तो दिखाई दे रहा है ना, तो y क्यूब क्यूब करने पर y क्यूब तो मिल जाएगा, और क्यूब करने पर इधर आपके पास 64 आएगा, करेक्ट, ध्यान से सुनना, और इधर आपके पास 6 आएगा। आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म पकड़ने होंगे, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म पकड़ने हैं नियत पर। यहां जो आपसे पूछा गया था उसमें कांस्टेंट टर्म था 100, तो इस 64 को 100 बनाने के लिए 36 का गुणा हुआ, 36 जोड़ा गया, आप बोलोगे हाँ, तो इधर भी जोड़ दीजिए। ये डायरेक्ट आपका उत्तर बन गया कि 36 और 6 42 हो जाएगा। इस पूरे का उत्तर, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं होगी, 50 स्टेप जो आप लिखते हो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको लग रहा होगा अरे यार केवल एक सवाल बता देंगे उससे काम हो जाएगा क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और आप देखिएगा, आप वैसे ही करिएगा जैसा अभी मैंने बताया था, फिर देखना आपको क्या मजा आएगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूं कि y बराबर क्यूब रूट ऑफ 10 - 2, क्यूब रूट ऑफ 10 - 2, और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि y क्यूब प्लस 6y²
वाई क्यूब प्लस 6y² और प्लस में अपने पास 12y प्लस 8, 12y प्लस 8, इसका मान क्या होगा? मान लीजिए एक सवाल ये डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि आप इसको सॉल्व करें। अभी मैं करके भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा या आपको कोई दिक्कत और हो जाएगी, ऐसा नहीं, मैं आपको अभी करके भी बताता हूँ। ठीक, मान लीजिए एक सवाल हमने और लिख लिया कि y बराबर क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 3। अभी बच्चा बोलेगा ना कि सर माइनस वाले तो बता रहे हैं, प्लस वाले फिर कैसे होंगे? तो एक एग्जाम्पल मैं प्लस वाले का भी ले रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 3। अब यहां से अगर आपसे पूछा हूं कि वाई क्यूब माइनस 9y², वाई क्यूब माइनस 9y² और माइनस में साथ में क्या रहेगा? वाई क्यूब माइनस 9y² माइनस प्लस 27y माइनस 27। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ ये स्क्वायर प्लस 27y और माइनस 27, इनके मान पूछ दिए जाए और आपके पास ऑप्शन दिए हो, तो करना क्या है? सिंपल सा काम, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या देखना भैया ध्यान से, इसमें भी आप वही करेंगे। क्या वही करेंगे? सर इसको इधर ले आइए, ये हो गया y प्लस 2 और इधर आपके पास क्या बचा रहेगा? क्यूब रूट ऑफ 10। अब आप दोनों तरफ घन करोगे तो इधर तो 8 आएगा और इधर आपके पास क्या हो जाएगा? 10। आपको जो मान चाहिए था, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, आपको जो मान चाहिए था वो मान 8 के लिए चाहिए था। कांस्टेंट टर्म में क्या है? 8 है। मतलब अगर ये y प्लस 2 का मैं होल क्यूब करूंगा तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो इतना आएगा। जैसे मैं अगर इसका होल क्यूब करता हूं, अब ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैं y प्लस 2 का होल क्यूब कर रहा हूं, समझ लीजिएगा एक बार बहुत अच्छे ढंग से, होल क्यूब, अगर मैं इसका होल क्यूब कर रहा हूं तो अपने पास क्या आएगा? a क्यूब यानी y क्यूब प्लस 8 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का मतलब हो गया 6y और ब्रैकेट में हो गया a प्लस b। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये जो स्टेप आप लिख रहे हो ना, y क्यूब प्लस 8 प्लस 6y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 12y आ जाएगा। तो इसमें आपको जो मान चाहिए था वो y क्यूब प्लस 6y² प्लस 12y प्लस 8 का मान चाहिए था। ये मान चाहिए था ना? आप बोलोगे हाँ सर ये मान हमको चाहिए था। दिख रहा है ना? मतलब कि जब हम y प्लस 2 में 2 को इस तरफ लेके आए और हमने क्यूब किया तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनकर आई, ये वही इक्वेशन आ गई जिसका हमें मान चाहिए था, जिसका हमें मान चाहिए था। और मान के लिए बराबर में इधर क्यूब करने पर सिर्फ क्या आएगा? 10 आएगा। आएगा ना 10? अब बोलो 10 आएगा? आएगा ना? तो मैं यही कह रहा था कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको इस तरफ ले आओ और जब क्यूब करोगे तो इधर तो 8 का 8 बना रहेगा और इधर 10 बन जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है जो पूछा गया उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 8 के बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा कि सर ये आंसर जो होगा वो 10 ही होगा। मेरी बात समझ पाए हैं आप लोग? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? अब जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूं, तो देखिए इसको इस तरफ लाने पर ये बन जाएगा y माइनस 3 और इधर हो जाएगा अपने पास क्यूब रूट ऑफ 5। समझिएगा, अभी मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। अब जब मैं इसका होल क्यूब करूंगा तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab यानी कि 3 त्रिका 9y और साथ में हो जाएगा y माइनस 3 और इधर क्यूब करने पर आपके पास 5 आएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, तो यहाँ पर रहेगा y क्यूब माइनस का 27y, 27। ठीक, जब अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो ये 9y² हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 27y और इधर बराबर में 5 रहेगा। अब आपसे जो पूछा गया उसको चेक कर लो। आपसे पूछा गया y क्यूब माइनस 9y² प्लस 27y और माइनस 27 का मान किसके बराबर है? तो वो आपके पास 5 दिख रहा है। अब इसको लिखने की जरूरत थोड़ी थी कि भाई जब आप इसको इधर लेकर आए थे 3 को, तो इसका क्यूब करो कांस्टेंट वाले टर्म का, तो माइनस का 27 होगा। आप बोलोगे हाँ, इसका क्यूब करेंगे तो 5 आएगा। ये माइनस 27 जो कांस्टेंट आ रहा है ये यहाँ से मैच हो गया और जैसे ही ये मैच हो गया तो आप ये बोलोगे कि इसके बराबर जो चीज लिखी थी वही इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में समय कैसे बचाना है क्लियर हो गए? मतलब आपने एक एग्जाम्पल ये समझ लिया कैसे करना है, पूरा बेसिक के साथ और उसके साथ, फिर आपने इन दोनों को समझा बेसिक के साथ भी और इसके साथ भी। तो ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आएगा तो आपको समझ गए ना आपको क्या करना होगा? दिए हुए टर्म को केवल उसका क्यूब करना होगा जो कांस्टेंट टर्म होंगे। इसका कांस्टेंट टर्म क्यूब करेंगे -8, जब ये -8 के बराबर हो गया तो इसका क्यूब करने पर जो हुआ होगा वही इसका आंसर। इसका क्यूब करेंगे इधर ले जाकर तो हमारे पास माइनस का 27 आएगा।
-27 इससे मैच हो गया, तो यही आपका इसका क्यूब करने पर जो रहेगा वही इसका आंसर रहेगा। आप बात समझ गए? कितना बढ़िया सवाल है, और तरीका समझिएगा। अगला सवाल देखिए। हाँ, अब ये देखो सवाल कह रहा है x बराबर इतना दिया है तो x-7 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए। अब एक तो ये तरीका है कि पूरा सॉल्व कर डालो, एक एक स्टेप लिखो, लिखने के बाद सॉल्व करो। या अगर आपको इसका परिमेयकरण तेजी से करना आता है तो काम बन जाएगा। बोले सर परिमेयकरण तो आता है, परिमेयकरण का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर नीचे जो हमारे पास करणी लिखी है उसका चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो x बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 2 + √3 का ऊपर भी गुणा होगा, 2 + √3 का नीचे भी गुणा होगा। ऊपर होगा तो 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे होगा तो 2 - √3 एक ब्रैकेट में होगा, 2 + √3 एक ब्रैकेट में होगा। अच्छा, ऊपर जब 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 7 और प्लस में 4√3, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और नीचे जब हमारे पास a + b a - b बना तो 4 - 3 यानी कि 1 आएगा, और नीचे जैसे ही 1 आया तो इसका काम खत्म, इसकी जरूरत नहीं है। यानी हमारे पास x का मान क्या आ गया, हमारे पास x का मान ये आ गया। अब इस x में 7 घटाकर उसका स्क्वायर करना था, तो अगर हम यहाँ पर इसमें 7 घटा लेते हैं तो 7 यहाँ पे भी घटाना पड़ेगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, यही तो काम होगा। इससे तो ये कैंसिल हो गया, यानी हमें सिर्फ 4√3 का स्क्वायर करना है जो कि 48 बना देगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आप इस सवाल को सही ढंग से देखें तो ये एक लाइन में होता है, और इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, बोले सर एक लाइन पहले परिमेयकरण, फिर नीचे वाली संख्या को बराबर करेंगे, फिर यहां करेंगे, चौथी लाइन में उनका x का मान आएगा। वीडियो रोक के खुद से भी करके देख सकते हो, चौथी लाइन में तुम्हारा x का मान आएगा और उसके बाद तुम वो यहां रखोगे, तब जाके सॉल्व करोगे, तो 1 मिनट तो लग जाएगा। इस 10 सेकंड के क्वेश्चन को अगर आप 1-1 मिनट में करेंगे तो एग्जाम में तो टाइम ज्यादा हो ही जाएगा, और फिर कहोगे सर मेरा पेपर नहीं हो पाया। और ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन सेट किया, लेवल 6 का ही क्वेश्चन पूछा ही है, देखिए आप खुद से। निचोड़ इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन का रिपीटिशन बहुत कम रहेगा और हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब अभी आप CBT 1 दोगे तो मैं आपको गारंटी, फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ, इसके क्लास के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में नहीं मिलेगा, शिफ्ट चाहे जितनी हो जाए। ये सवाल देखिए, लेवल 2 में पूछा गया 2022 में। अब देखने में कितना खतरनाक सवाल लग रहा है ना, देखने में कितना खतरनाक सवाल लग रहा है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ, समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि उस रिवीजन की जरूरत यहाँ पड़ेगी मेरे भाई। रिवीजन कैसे है, रिवीजन ऐसे है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि x + 1/x का मान हमारे पास दिया है, मान लो n, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x - 1/x का मान क्या होगा तो क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर n में जो n इसका मान दिया था उसी में अगर हम 4 घटाकर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास x - 1/x का मान आ जाएगा, करेक्ट। हाँ। अच्छा, सपोज करिए कि हमारे पास इसका उल्टा दिया होता, यानी कि x - 1/x का मान दिया होता k के बराबर। ये रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा, फॉर्मूला का भी रिवीजन हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x + 1/x का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर k में 4 जोड़कर इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये x + 1/x का मान हो जाएगा, करेक्ट है मेरी बात। आप बोले हाँ सर ये तो बात बिल्कुल सही है। अच्छा मेरे दोस्त, मानिए कि x + 1/x का मान n है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, आपका जवाब क्या होना चाहिए कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये n² - 2 के बराबर, करेक्ट। हाँ सर होगा, बिल्कुल सही होगा। यहीं से अगर मैं पूछूं कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर x³ + 1/x³ का मान जानते हैं क्या होगा, n³, यानी ये जो संख्या दी है इसका क्यूब, और माइनस में 3/n होगा। अब आप इस चीज को देखो, समझो जरा, जब आप x की सिंगल पावर से x की डबल पावर पर आते हो और ये दोनों संख्याएं रेसिप्रोकल होती हैं, यानी एक x है तो दूसरा उसका अपोजिट है प्लस में, तो सिंगल पावर से अगर डबल पावर में आते हो तो दी हुई वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, और सिंगल पावर से अगर क्यूबिक पावर में आते हो तो दी हुई वैल्यू का क्यूब करके उसमें n का 3 गुना घटाते हैं, करेक्ट। अब अगर यहां पर आपसे कहा जाए कि भाई साहब x की पावर 4 और +1/x की पावर 4 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहां से यहां तक आने की जरूरत नहीं है, अब यहां पर देखिए पावर डबल हो गई है,
जब यहाँ पावर डबल हो गई है तो इसमें वही काम करेंगे कि ये जो n स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास वैल्यू दी थी, इसके होल स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। भाई पावर डबल में यही तो करते हैं। हाँ सर यही करते हैं। मानिए मैंने पूछा कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का मान क्या होगा, तो बोलोगे सर ये इसकी पावर डबल है, और जब इसकी पावर डबल है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है n क्यूब माइनस 3 ऑफ n का क्या वैल्यू दी है, n क्यूब माइनस 3 ऑफ n का होल स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, क्योंकि पावर डबल में जो वैल्यू दी होती है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं। सिंपल सी बात है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो सिंपल बात है। चलिए अब अगर मैंने यहां बोला कि हमें चाहिए x की पावर 5 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसका मान चाहिए, तो क्या करेंगे, बोले x की पावर 5 और इसका मान चाहिए, तो ये होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इन दोनों का गुणा करने के बाद इसी में x प्लस 1 अपॉन एक्स को घटा लेंगे, ये हो जाएगा इसका मान। हाँ सर ये इसका मान हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जैसे पावर 7 कर दें हम, तो यहाँ पर तुम कि x की पावर 7, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 का मान क्या होगा। 5 को कैसे ब्रेक किया था, 2 और 3 में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, अभाज्य संख्या में। वैसे 7 को ब्रेक कर सकते हैं 3 और 4 में। भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक दूसरे में आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और फिर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस के साथ एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है मेरी बात। ये फॉर्मूला रिवीजन हो रहा है, एक साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। क्लियर है। अच्छा अब देखो जरा, अब यहां से अगर मैं बात करता हूं कि x प्लस के साथ था मामला, अगर मैं ये बोल दूं कि जैसे हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दिया है k, और हमसे ये पूछ देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप क्या भूलोगे सर, इस अगर हमसे ये पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो k स्क्वायर प्लस 2 होगा। करेक्ट, पावर डबल हुई, जोड़ा, माइनस से प्लस आने पे यहाँ 2 जोड़ेंगे। ठीक, यहीं पे अगर हमसे पूछ दे कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, क्या पूछ दे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा, तो क्या कहोगे, बोलोगे सर के क्यूब प्लस में 3 ऑफ एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस में 3 ऑफ एन। मेरी बात समझ रहे हैं जी, समस्या तो नहीं आ रही है। अच्छा अब एक चीज यहां पर देखो जरा, अगर मैं ये बोलता, वो ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोलता कि हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान सपोज कर लीजिए कुछ के बराबर दिया है, ये n के बराबर है, तो क्या यहां से मैं x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान निकाल सकता हूं क्या, माइनस से माइनस का मान निकाल सकते हैं क्या। हमारे पास x क्यूब x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दिया हुआ है और हमें इसका मान चाहिए था, इसका मान निकाला जा सकता है क्या। देखो अब समझना, यही तो दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का कुछ मान दिया है n के बराबर, तो हम दोनों तरफ अगर क्यूब कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही फॉर्मूला लगेगा और इधर हमारे पास n क्यूब बना रहेगा। सुनना ध्यान से, तो ये हमारे पास x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब तो है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 बचेगा, और x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान n दिया ही था, ये बराबर हो जाएगा n क्यूब के। तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, n क्यूब प्लस में 3 ऑफ n हो जाएगा ना। तो अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर n दिया है, तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या बना जाएगा, n क्यूब प्लस में 3 ऑफ n, n क्यूब प्लस में 3 ऑफ n। इसके पहले जो बात यहां लिखी थी, इस चीज को थोड़ा सा समझना था। अगर आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है और आपसे कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जिसमें ये कंफ्यूजन होती है कि बच्चा इसमें खट से लिख देता है, ये मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान दिए होने पर आप या तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान निकाल सकते हो, इसका मान थोड़ी निकाल सकते हो।
इसके लिए तो आपको x प्लस 1/x होना चाहिए ना। तो ये जो मान होगा, इसीलिए मैंने वो करके दिखाया, ये जो मान होगा कि k³ + 3n, ये किसका मान होगा? तो आप बोलोगे सर ये x³ - 1/x³ का मान होगा। हाँ, ये तो निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए x - 1/x³ होना चाहिए। इसलिए ये पूरा वाकया मैंने आपको लिख के करके बताया है, समझाया। आप मेरी बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं। देखो, अब हमारे पास ये तो बात क्लियर हो गई ना कि अगर हमारे पास x - 1/x का मान k दिया है, तो x² + 1/x² + 1/x² का मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा k² + 2। ठीक, x³ - 1/x³ का मान क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर k का क्यूब प्लस में 3 फॉर्मूला भी रिवीजन में हो जाएगा आपका बड़ा अच्छे से, समझते चलिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्वेश्चन है बहुत और चीजों को समझना है केवल। अच्छा, अगर मैं यहां से ये पूछूं कि अगर हमारे पास x - 1/x दे दिया, मान लो ये दिया, और आपसे अगर मैं ये पूछ देता कि x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा, तो क्या होगा? x - 1/x देने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि x⁴ + 1/x⁴ निकाला जा सकता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? निकाला जा सकता है सर। क्यों भाई? हमारे पास x² + 1/x², इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा ना। अब इसकी पावर डबल यहां लिखी है, तो पावर डबल होने पर अभी आपने क्या सीखा था? दी हुई वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटा देते थे, तो यहाँ 2 घटा लोगे है? अगर x - 1/x देकर, ये देकर अगर आपसे पूछ दे कि x⁶ + 1/x⁶ का मान क्या होगा, तो क्या होगा? तो बोलोगे सर x - 1/x से हम कहां पर आ जाएंगे? ये यहाँ पे माइनस होगा। चलो जब ये x⁴ 6 - 1/x⁶ ये, तो आप क्या बोलोगे कि x - 1/x से हम आएंगे x³ - 1/x³ पर, और इसका जैसे ही डबल करेंगे पावर, तो यहां पर आ जाएगा मामला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे k³ प्लस में 3 जो लिखा था, k लिख लेना, 3 जो लिखा था, इसका होल स्क्वायर -2। पावर डबल हुई तो जो वैल्यू दी है उसका होल स्क्वायर करके 2 घटा लेते। ये चीजें थी, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन भी हो गया एक साथ। अब जरा इस सवाल को देख लो, बढ़िया सा सवाल है। ये दिया था अपने पास और हमसे इसका मान पूछ रहा था दे धक्का-धक। तो भाई ये जो मान पूछा गया है ना हमको, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास होगा x⁴ - 1/x⁴ ये होल, और यहाँ पर है -3, और यहाँ पर है x⁴ और प्लस में 1/x⁴। ये तो आप देख ही सकते थे ना, तो लिखने की जरूरत तो थी नहीं, नहीं थी सर। अच्छा, इसको देखो ध्यान से कि सर ये x और x² के टर्म में कैसे आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁴, और ये जो -1 है इसके साथ यहीं लिखा रहने देते हैं, और ये जो 6x² है ना, इसको इधर भेज देते हैं। अब x² से अगर दोनों तरफ भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा माइनस में 1/x², और यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी x² - 1/x² का मान हमारे पास दिया है और हमको इसका मान चाहिए। बस x² - 1/x² का मान दिया है और हमको इसका मान चाहिए, नहीं निकलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर यूनिट डिजिट के साथ निकाल लेना। अच्छा, मैं आपसे अगर एक सिंपल सी बात यही पूछ रहा हूं भाई कि हमारे पास x⁴ - 1/x⁶ निकालना है, इससे तो कैसे निकालेंगे? बस सिंपल सा बात, क्या करें? बोले सर क्यूब कर दीजिए इसका, तभी तो आएगा, माइनस से तभी तो आएगा ना। भाई हमारे पास अगर x² - 1/x² है और हमको इसकी पावर 6 निकालनी है, तो क्यूब करना पड़ेगा ना। तो आप इसको देखो कि x - 1/x लिखा है और हमको क्यूब चाहिए वाला था। हमने क्या किया? बोले सर इसका 3 क्यूब करेंगे 216, और प्लस में 3 × 6 और ऐड हो जाएगा, तो 6 × 3 = 18 और 216 यानी कि ये हो गया 234, इसका मान हो गया 234।
और एक्स स्क्वायर -1/x² से अगर हमें x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पर जाना है तो बोले सर स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36, 36 - 2 34 हो जाएगा। इसका मान तो 234 है और इसका मान 3 × 34 है। 3 × 34 ही है ना, 3 × 34 है। अब उत्तर किसके पास जाएगा ये समझना है, समझो जरा ध्यान से, जो चीज कही पहले उसको समझो। ये 234 आया और इसको जब हम स्क्वायर करके लिखेंगे, स्क्वायर करने पे 6 × 36 और प्लस हो जाएगा, प्लस पूछ रहा है ना, तो 36 + 2 38 हो जाएगा। ये 38 हो जाएगा क्योंकि माइनस से प्लस में आए थे। 36 + 2 क्या हो जाएगा 38। अब सुनना जरा क्या आंसर होना चाहिए भाई। 38 गुणे अगर 3 कर लो तो भी आंसर मिल जाएगा, या गुणा ना करो तो भी आंसर मिल जाएगा। भाई इसकी इकाई का अंक क्या मिलेगा 4, इससे क्या है इकाई का अंक 4, तो 4 में 4 घटाएंगे तो जो भी आंसर होगा उसकी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 इकाई का अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो 120। और ऐसा कोई बहुत कठिन काम नहीं दिया है यहाँ पे कि 234 में से अगर हम 3 × 38 को घटाना चाहें तो नहीं हो पाएगा। 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 11, नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो पाएगा, तब भी होगा। लेकिन समझना है, जहां तक समय बचा सकते हो वहां तक समय बचाना है। तो ये सवाल भी हो गया और उसके साथ साथ ये पूरा रिवीजन भी हो गया इस प्रकार के फॉर्मूले का। अगला सवाल ये दिया हुआ है और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 2 ब्रैकेट में x + y + z का मान ज्ञात करिए और जहां x y z तीनों 0 से बड़े हैं। अच्छा, मतलब x y z तीनों का मान 0 से बड़े होना चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये जो तीनों समीकरण हमारे पास दिए हैं इसमें हमारे पास कोई चीज कॉमन है। बोले क्या कॉमन है सर, ध्यान से देखो। तो इसमें भी x + y + z है, इसमें भी x + y + z है और यहाँ पे भी x + y + z है। तो तीनों में क्या कॉमन हो गया, x + y + z। मैं सबको जोड़ देता हूं, जोड़ने पे x + y + z सबका कॉमन लेके बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा y और यहां से बचेगा z। और जोड़ने पर इस तरफ क्या आ जाएगा, 50 30 80 80 और 64 144 आ जाएगा। तो मुझे ये तो दिखाई दिया ना कि x + y + z, x + y + z, ये हो गया x + y + z का होल स्क्वायर जो 144 के बराबर है। तो x + y + z का मान यहाँ से +12 -12 दोनों आएंगे, हमें ले लेना है +12। तो इसका मान आ गया, तो यहाँ पर ये मान हो गया 12 और 12 × 2 करेंगे तो 24 आपका उत्तर होना चाहिए। 24 ऑप्शन नंबर सी में आपके पास लिखा है। क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल पर आइए। द्विघात समीकरण पढ़िए जरा, पहले सवाल पढ़ लीजिए फिर आपको इसका कंप्लीट रिवीजन करा देता हूं मजेदार ढंग से, आपको आनंद आएगा। इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात मेरी बात सुनिएगा, कंप्लीट रिवीजन के साथ आपको द्विघात समीकरण कराता हूं मजे से। देखो द्विघात समीकरण ये कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होगी, इससे ज्यादा ना हो, वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी अधिकतम घात 2 वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। अब सबसे पहली बात आती है द्विघात समीकरण के मूल निकालने की। क्या निकालने की, मूल निकालने की। मान लीजिए हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण लिखा है x² + 9 और प्लस में 6x। इसके मूल निकालने हमें, किसके मूल क्या है, ध्यान से सुनना ठीक। तो जब किसी भी द्विघात समीकरण में, दिए हुए द्विघात समीकरण में x का गुणांक जो है अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसका भी साइन चेंज कर लेते हैं, x के गुणांक का, और उसके बाद वाले का भी साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ प्लस था तो ये माइनस लगा लिया, यहाँ प्लस था तो माइनस लगा लिया। अब आपको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर 9 आए, 9 × 1 9 आए, जोड़ने पर 6 आ जाए। और हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखना। तो एक होगी 3 और दूसरी भी होगी 3, तो इसके दो गुणांक होंगे। कौन कौन से, दो वो होंगे रूट होंगे, एक -3 होगा, दूसरा भी -3 होगा। बात समझिएगा, एक -3 होगा, दूसरा भी -3 होगा। अगर कभी ये पूछ दे कि इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, तो ये जो -3 लिखा है इसे जब x के साथ लिखोगे तो साइन चेंज करके लिखोगे। एक x + 3 होगा और दूसरा भी क्या होगा, x + 3 होगा। ठीक,
अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा द्विघात समीकरण लिखा हो, मान लो लिखा हो एक्स स्क्वायर और +16 और माइनस का मान लीजिए 8x लिखा हो, ठीक, इस तरीके से लिखा हो, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 16 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हमारे पास लिखा। अब इसके मूल निकालने हैं तो क्या किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना है। जब द्विघात समीकरण में x का गुणांक, जब द्विघात समीकरण में x का जो गुणांक है वो हमारा नेगेटिव हो, तो सिर्फ जो x का गुणांक नेगेटिव है ना, सिर्फ उसका साइन चेंज करोगे, कांस्टेंट वाले का चेंज नहीं करोगे। तो इसी का साइन चेंज कर दोगे, प्लस हो जाएगा, इसका चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस बना रहे, ठीक। उल्टा बोल दिया, सॉरी। जब x का गुणांक नेगेटिव हो तो x वाले का साइन चेंज नहीं करना है, इसका सेम बना रहेगा। जो कांस्टेंट है उसका साइन चेंज कर दो। अब दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसका गुणा करें तो 16 हो जाए और जोड़ें तो 8 हो जाए, तो 4 और 4, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, यानी रूट जो होंगे एक -4 होगा और दूसरा भी क्या होगा, -4 होगा। अगर ठीक है, एक -4 होगा, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ लिखा है ना इसमें, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अगर रूट वो पूछे, गुणनखंड पूछे, फैक्टर पूछे इसके, तो फैक्टर में क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा x-4 पहला फैक्टर और दूसरा भी फैक्टर क्या हो जाएगा x-4। तो रूट क्या होंगे, गुणांक, जो -4 लिखा था ना, ये प्लस के साथ रहेगा, +4 और +4 रहेगा। अब ये +4 +4 कैसे आएगा, सुनना। x का गुणांक नेगेटिव होने पर आपको क्या करना है, x वाले का साइन चेंज करना है। यहाँ पर शायद हम थोड़ा सा वो हुए थे, एक्स वाले का साइन चेंज करना है, ठीक, ये कंफर्म कर लेना। और जो कांस्टेंट है उसके साइन को सेम रहने देना है, कांस्टेंट का साइन क्या रहेगा, सेम साइन रहेगा, ठीक। तो ये गुणांक, रूट, गुणनखंड कैसे निकालने हैं, पहली बात ये होगी। अब हम आते हैं द्विघात समीकरण के अगले पॉइंट पर। क्या द्विघात समीकरण के अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं कि इसका जो जो पूछा गया है, वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे, नेचर ऑफ रूट्स पर आते हैं। नेचर ऑफ रूट, द्विघात रिवीजन हो जाएगा आपका कंफर्म पूरा पूरा। नेचर ऑफ रूट, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति किस बात पर निर्भर करती है। देखिए, द्विघात समीकरण में एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं डी। डी जो होता है उसका मान होता है b² - 4ac। इसको हम लोग बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं, विविक्त कर, इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। देखिए, अगर ये डी का मान 0 से बड़ा है, यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होते हैं, साथ ही साथ अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर इस d का मान 0 के बराबर है तो भी मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन वास्तविक होने के साथ मूल यहाँ पर समान होंगे, ठीक। और अगर d का मान 0 से छोटा होता है, भाई साहब, d का मान अगर 0 छोटा होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं और अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं और इमेजिनरी होते हैं, पहली बात, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर हम मूलों के इसके बात करते हैं कि कैसे क्या चीजें आगे दिखती हैं, तो समझना जरा, किसी भी द्विघात समीकरण के दो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, मान लेता हूं। तो अगर कभी मूलों का योगफल पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये होता है -b/a, यानी ऊपर क्या लिखते हैं, -x का गुणांक, बटे में क्या लिखते हैं, x² का गुणांक, ठीक। मूलों का गुणनफल अगर पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो ये c/a होता है, यानी कांस्टेंट टर्म ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, x² का गुणांक। और कई बार इससे मूलों का धनात्मक अंतर भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, मूलों का धनात्मक अंतर, तो वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ d², मॉडुलस ऑफ d और बटे में a, ठीक। ये तो ये एक कंप्लीट सारांश का रिवीजन आपका हो गया द्विघात समीकरण का। इससे ज्यादा इसमें कोई चीज आपसे पूछी नहीं जाएगी, ये लिख लो अभी। अब इस सवाल पे आ जाते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का मूल वास्तविक नहीं होंगे। कौन सा द्विघात समीकरण ऐसा है जिसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होने का कंडीशन क्या होती है कि डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए। और डी क्या होता है, डी का मान होता है b² - 4ac, यानी b², सुनना ध्यान से,
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, इसका मान 0 से छोटा होना चाहिए। अब अगर हम पहले समीकरण को लेते हैं तो b का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से ac, 16 में से 16 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये 0 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो काम बनाएगा नहीं। इधर आइए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 चौको 20, 16 माइनस 20, तो ये अपना काम बना देगा। इसमें जो आपका मूल आएंगे वो 0 से छोटे हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। और माइनस में आने का मतलब d का मान अगर माइनस में आने आ गया है तो d का मान माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा होने का मतलब मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो यही पूछ रहा था, वास्तविक नहीं होंगे मतलब काल्पनिक होंगे। ऑप्शन नंबर बी ऐसा हो जाएगा। बाकी सी और डी को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल चुका है। क्लियर है बात? मूलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो द्विघात समीकरण दिया है, मूलों का अनुपात दिया है, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात को समझिए, मतलब मूलों का अनुपात ये अल्फा दिया है और ये हमारे पास 2 अल्फा दिया है, ऐसे मूलों के अनुपात दिए हैं। एक अल्फा है मूल और एक क्या है 2 अल्फा है, तो 1 और 2 हो गया। अब मूलों का जो योगफल होगा तो अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 2 अल्फा, मूलों का योगफल। और क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। और मूलों का जब गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू 2 अल्फा का मतलब 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये होता है सी अपॉन ए, तो यहाँ पर आ जाएगा a/2। करेक्ट मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आपको अल्फा का मान दिख जाएगा कि सर अल्फा का मान यहां से हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 1/2। भाई अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा, और 3 अल्फा का मान अगर 3/2 है तो अल्फा का मान 1/2, और अल्फा का मान 1/2 यहाँ पे रख दोगे तो 2 गुणे अल्फा का मान 1/4 स्क्वायर करने के बाद, और 1/2 यहाँ पर आएगा। तो 2 दूनी 4 तो ये हो गया, और 2 से 2 ये कट गया, तो ए बराबर क्या मिल गया? 1 मिल गया। और यही आपसे पूछा गया था ए का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? ए का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? समझ गए हो? तो एक चीज आपने यहाँ पे देखी, तो रिवीजन के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपकी स्पष्ट होती चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये यहाँ पर इस सवाल को देखना, इस सवाल पर बेस्ड आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे, इसमें आपको फॉर्मूले का बड़ा यूज रहेगा। देखो हमारे पास भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें, इसके फॉर्मूले जो होते हैं इस पर सवाल बहुत आते हैं। अब हम पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इसका जो सबसे इनिशियल और सबसे पुराना फॉर्मूला है वो होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। करेक्ट। और इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम ए प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस में क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे 3 ऑफ ए बी। माइनस में क्या लिखेंगे? 3 ऑफ ए बी। इसी का रूट होता है ये, इसी का मामला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले हो गए, एक पहला एक दूसरा। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास सवाल में क्या चीजें दी हैं, हम उसको किस हिसाब से यूज करेंगे। ठीक, ऐसा ही अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करते हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बोले जाते हैं अलजेब्रा में। इस पे क्या बेस्ड? आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बोले जाते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला और लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और प्लस में 3 ऑफ ए बी, प्लस में 3 ऑफ ए बी, और साथ में रहेगा आपके पास ए माइनस बी। ये यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब होगा, इसी का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक, अब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर आ जाते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए क्या क्या हो सकता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। पहला, ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसी के दूसरे फॉर्मूले को हम लिखेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3 ऑफ ए बी। ठीक है,
माइनस का 3 ऑफ ए बी। अब यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसी का फॉर्मूला लिखूंगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये इसका फॉर्मूला तीसरा नंबर है। इन दोनों आइडेंटिटी पर आपसे अलजेब्रा में लिख लीजिएगा, 100% सवाल पूछा जाएगा, इस पर भी और इस पर भी अलग अलग शिफ्ट में इस पर सवाल आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, ए प्लस बी दिया है, तो हमसे कह रहा है कि इसका मान बता दो। मैं मेरे प्यारे भाई आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास ए प्लस बी दिया है 5 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है 25, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी 5 दिया है, तो यहाँ से अगर हम ए माइनस बी निकालना चाहेंगे तो ए माइनस बी भी तो 5 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तभी तो ये मिलकर 25 बनेगा। आप बोले यस सर। तो ये काम हो गया अपना। अब चाहिए हमको इसका मान। तो आप एक चीज देखो कि ये जो हिस्सा होता है ये इसके फॉर्मूले में पहले वाले में आ जाता है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये पहले वाले में आता है, तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, पहली आइडेंटिटी, मतलब इस आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखना जरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने पास दिया है 625, कितना दिया है 625। ठीक, साथ ही साथ ए माइनस बी आपने निकाल लिया कि ये 5 हो गया, तो 5 से डायरेक्ट काट के इसको लिख दे 125, यहाँ पर सीधे 125। और हमारे पास सीधे क्या रहा, आगे वाले ब्रैकेट में जो ये पूछ रहा था वही बना रहा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का ही मान बना रहा, और वो 125 हो गया। तो आंसर क्या बन गया, आंसर तो बन गया ना 125। ऐसे ही सवाल हो जाएंगे फिर एक एक, मतलब चीजें अगर आपको स्पष्ट है ना, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं, फॉर्मूले अच्छे से रिवीजन कर रखे हैं, आपको हर उसका एक्सपेक्ट पता है कि कौन से फॉर्मूले के कौन से रूप को एग्जाम जब सवाल पूछता है तो हमें कैसे और कौन सा रूप यूज करना है, अगर ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। फिर सवाल चुटकियों में ऐसे होने लगेंगे। और भाई साहब अगर ये नहीं पढ़ा है तो विश्वास करिए, तो फिर कहीं ना कहीं क्या है ना, यू विल फेस सम प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी आपको। कोई इसमें फिर ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं वहां पे कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा या मैं बच जाऊंगा, ये संभव नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है। आप मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको देखो, हा क्या बात है। अब ये सवाल देखते ही हो जाना चाहिए था कि सर 9 आंसर आएगा। बोले कैसे सर, इतनी जल्दी कैसे। कई लोगों को लगेगा कि अरे यार ये सवाल में तो कोई मतलब बहुत कठिन चीज पूछ दी जा रही है, हम कैसे करेंगे इस सवाल को, या कैसे होगा इस सवाल, है ना। बहुत सारी चीजें होंगी आपके दिमाग में आएगा, 9 नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन कैसे होगा ये बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास अगर एक्स वाई लिखा हो और एक्स वाई को मैं के मान लूं, तो 1/xy क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/xy सर 1/k होगा। हमने कहा हाँ भाई बात तो सही है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, और अगर यहाँ स्क्वायर कर दूं तो ये 1/k स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि क्या लिखा है। तो अगर मैं इसको के स्क्वायर मान लेता हूं, ये हमारे पास लिखा है कि के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर का मान दे रखा है भाई साहब आपके पास 83, और आपसे कह रहा है आप बता दो मुझे k माइनस 1/k का मान क्या होगा। तो ये तो दोस्त तभी निकलेगा k माइनस 1/k जब आपके पास k प्लस 1/k हो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये चीजें बताई, क्या बताया देख लो, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे सिंगल पावर से जब डबल पावर पर आते हो सेम साइन के साथ, तो वर्ग करके 2 घटाते थे, तो पावर डबल से अगर हम पावर सिंगल पर जाएंगे तो 2 घटाकर उसका वर्गमूल ले लेंगे, ये तो करना होगा। तो बस यहाँ पे यही करना था, तो हमारे पास ये था। अब हमें अगर हमको यहाँ से k प्लस 1/k चाहिए एनी हाउ, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें हमको 2 घटाकर इसका वर्गमूल लेना होगा। 83 में 2 जाएंगे 81, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। तो k प्लस 1/k का मान तो आ गया 9। और भाई साहब अगर k प्लस 1/k का मान 9 आ गया तो हमें चाहिए था मान किसका, k माइनस 1/k का। यही तो पूछ रहा था ना, x माइनस 1/, का मान पूछा था है, इसी का मान तो पूछा था, और कुछ तो नहीं पूछा इसमें कि हमें बहुत कोई कठिनाई वाली चीज पूछ दी गई हो। तो अगर k प्लस 1/k का मान
हमको निकालना है। तो ये k माइनस वन अपॉन के ही आएगा, ये k प्लस वन अपॉन के नहीं आएगा, ये k माइनस वन अपॉन के ही आएगा। प्लस से माइनस पर आ रहे हैं तभी माइनस दो किया और वर्गमूल लिया है। कैसे, मैं आपको ये भी समझाता हूँ, जरा देखना। अगर हम ये बोले आपके पास कि k माइनस वन अपॉन के आपके पास 9 दिया हो और आपसे पूछ दें कि k स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या होगा? k माइनस वन अपॉन के दिया और k स्क्वायर प्लस वन अपॉन के पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर इस संख्या का वर्ग करके दो जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस से प्लस हुआ है तो यहाँ प्लस होगा। तो इसी का उल्टा ही तो हमने यहां पर लिख दिया है कि हमें स्क्वायर में प्लस दिया था और जो पूछा था वो सिंगल पावर थी, उसमें माइनस दिया था। तो दो घटाकर वर्गमूल लिया और दो घटाकर वर्गमूल लेने पर मान आ गया k माइनस वन अपॉन के का, और वो हमारे पास हो गया था 9। बोलो, क्लियर है बात, है कि नहीं? और इस पर आपको ढेर क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको अभी पहले से ही बोल रहा हूं, मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं, इस पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं कि ये आपको ठीक मिल गया, k प्लस वन अपॉन के का जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उस नोट्स से बहुत अच्छे ढंग से पढ़कर ही जाइएगा। वैसे हालांकि मैंने आपको रिवीजन करा दिया, उससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है, उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है? फिर भी लेकिन आपके अपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उस नोट से पढ़कर जाना, ठीक है? अगला सवाल, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, सी का मान अच्छा इसे दे रखा है और हमसे कह रहा है ये मान बता दीजिए। ठीक है, सुनिए, देखो -128 का अगर 1/4 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 27, 4 3 12 37 आ जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, माइनस का 32 आ जाएगा, यानी सी का मान हो गया -32। 4 से इसको काटोगे सी का मान -32 हो गया। अब एक चीज को समझो, सुनो, देखो, हमारे पास अगर a प्लस बी और माइनस सी अगर ये वैल्यू होती है, या हमारे पास कभी भी a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 होता है, तो ये जो वैल्यू पूछी गई है ना, इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। अब इस बात को समझो, क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि अगर हमारे पास कभी भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सा, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये फॉर्मूला है अगर अपने पास, ये फॉर्मूला है। हालांकि इसके 3 रूप होते हैं, अभी मैं वो भी लिखाई दे रहा हूँ, तीनों रूप अभी लिखा देंगे, लेकिन पहले समझ लो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc, अगर कभी इसका मान पूछा जाए और होने पर यह दिख जाए कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो मान 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका जो मान होगा ना वो भी 0 के बराबर होता है। इस पूरे का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसी को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये हो जाएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है? ये याद रखना। या फिर कभी भी इसकी कंडीशन एक और होती है, या फिर कभी भी a बराबर b बराबर c हो तो, लेकिन ये भी 0 के बराबर हो तो भी काम बन जाएगा। तो भी ये इसके बराबर 0 के बराबर होगा, या फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास हमें दिखाई दिया कि a का मान +17 है, b का मान +15 है, c का मान -32 है, इन तीनों को जोड़ने पर ये तो 0 हो रहा है। और जैसे a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो हम ये कहेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का मान भी किसके बराबर होगा? 0 के ही बराबर होगा। सी अपना आंसर बनेगा। अब इस फॉर्मूले के तीनों प्रतिरूप देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रतिरूप क्या होता है? इस फॉर्मूले का पहला हिस्सा, इस फॉर्मूले का पहला हिस्सा एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये होता है इसका पहला प्रतिरूप। इसका दूसरा प्रतिरूप चेक करिए, इसका दूसरा प्रतिरूप क्या होगा? इसका दूसरा प्रतिरूप होता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा -2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कहाँ पे किसका यूज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। ये इसका दूसरा प्रतिरूप हो जाता है।
इसका तीसरा प्रतिरूप देख लीजिए भाई। जब सवालों में ए बी सी के मान बड़े बड़े वैल्यू के हिसाब से दिए हों तब ये यूज करते हैं। ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बटे में 2, और यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये इसके तीनों प्रतिरूप हो जाते हैं। ठीक है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इससे पहले मैंने आपको क्यूब वाले लिखाए थे वो इंपॉर्टेंट थे, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, इनसे बाहर सवाल नहीं आएगा, आएगा तो इन्हीं से आएगा, सारी चीजों के साथ रिवीजन होते हुए। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप ये क्लास कर लो अलजेब्रा की, गारंटी से जाओ। इससे पहले मैंने आपको मेंसुरेशन 2D 3D की क्लास कराई है, उससे पहले मैंने आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास कराई, अभी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा ठहर जाना, पहले सवालों को कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो या अभी आगे के क्वेश्चन में और भी चीजें जो सीखोगे, जो समझोगे कम समय में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें, सोचने का तरीका, डिविजिबिलिटी, डीएस, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट से सवालों के उत्तर एडवांस में भी कैसे निकाले जा सकते हैं, उन चीजों को करने के तरीके मैं अपने इस कंप्लीट मैथ के फाउंडेशन बैच में सिखाता हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक भी मिलेगी, कंप्लीट एडवांस मैथमेटिक्स भी मिलेगी, और ये आपको सिर्फ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। इसके साथ मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो लाइफ टाइम रहेगी। अभी कुछ समय तक ये सिर्फ 149 रुपए का है, बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ेगा, जो कि वापस फिर इस प्राइस पर नहीं आएगा, ये आपको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, श्योर श्योर। और मेरी तरफ से इसको आप ऑफर मत समझिए, ये एक प्रयास है कि हर बच्चे के पास, जिसके पास नहीं भी पैसा है, इतना तो वो अफोर्ड कर लेगा बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती है, बहुत काम करना पड़ता है। आप भी जानते होंगे कि एक क्लास करने में कितना समय जाता है, कितनी चीजें जाती हैं। उसके लिए अगर मैं आपसे 149 रुपए ले रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इसकी कीमत तो कम से कम 399 500 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल मैं आपसे सिर्फ यही चार्ज कर रहा हूँ, 199 रुपए। पीडीएफ भी आपको इसकी मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। एप्लीकेशन आप हमारी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पीडीएफ ऐसे डालता रहता हूं मैं, जो कि फ्री में सभी बच्चे देख सकते हैं। तो आप पीडीएफ एप्लीकेशन तो डाउनलोड करो ही करो। किसी बच्चे को कोई वो लगता हो तो इसमें एक डेमो क्लास पड़ी है, उसकी डेमो क्लास भी देख लीजिए। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक एग्जाम के लिए और सिर्फ एनटीपीसी के लिए, नहीं नहीं, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का, इवन एसएससी दीजिए, सीबीटी 1, मतलब चाहे प्री दीजिए चाहे मेंस दीजिए, आपको इससे बाहर अगले 3 से 5 सालों तक कोई भी प्रश्न, कोई भी कॉन्सेप्ट चला जाए, बता देना, पैसा वापस कर दूंगा। इस बैच में इतनी गारंटी, और लाइफ टाइम अभी वैलिडिटी है। ठीक है, तो सब लोग इनरोल जरूर कर लो, क्योंकि कुछ समय बाद इसका प्राइस अब बढ़ेगा और वो वापस फिर इस पे नहीं आएगा। किसी को ये लगता है कि नए टीचर हैं या मैं पहली बार देख रहा हूं तो भरोसा क्यों कर लूं, तो भाई ये आप मेरी बहुत सारी क्लासेस अभी तो डाल दी हैं, तकरीबन 150 के ऊपर वीडियोस अपने चैनल पे डाले हैं, तो उसको आप एक बार देखो और खुद ये समझो कि आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए और आप जहां पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, है ना। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है इसका अंदाजा लगाना। अगला सवाल, एक छोटा बच्चा भी अपनी चीजों को, अपने हित को समझता है, तो आप भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो देखो जरा ये सवाल। ये कह रहा है कि a का मान √3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3 - 1 दिया है, b का मान ये दिया है, तो इसका मान क्या होगा। मेरी बात समझकर अगर ध्यान से करो तो इस सवाल के लिए मैं आपको पहले तो कुछ चीजें बताना चाहूँ, फिर इस सवाल को करने के 2 मेथड आपको सिखाऊंगा, दोनों बड़े मजेदार होंगे। अच्छा सर, हाँ भाई, देखना बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज देखो, कभी भी आपको अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखाई देता है कि a² √a + √b अपॉन √a - √b, बहुत ध्यान से सुनना, √a - √b प्लस इसी का कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखा हो कि √a - √b अपॉन में रिवर्स, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, रिवर्स लिखा हो, और √a + √b यहाँ पर ये ऐसे। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि इसको मैं बोल देता हूँ कि ये जो हिस्सा है अपना, ये x वाला हिस्सा है, और इस हिस्से को मैंने बोल दिया कि ये y है। ठीक, अब कभी भी आपसे ये पूछता है कि आपको जरूरत पड़ जाती है कि x² + y² का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट आप कैसे करोगे, इस चीज को समझना पहले।
अगर आपको कभी भी दिखाई दे कि अंदर जो ये संख्याएं लिखी हैं ए और बी, अगर इनके बीच का अंतर आपको 2 दिखाई देता है, मैंने क्या बोला, इनके बीच का अंतर आपको क्या दिखाई देता है, 2 दिखाई देता है। बहुत ध्यान से सुनना। तो आप ये जो संख्याएं हैं ना, इन्हीं दोनों को जोड़कर स्क्वायर करिए और 2 घटा लीजिए, वो मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो मान किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट। कंडीशन समझ में आ गई, क्या करना है। अगर आपसे कभी यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है कि जैसे पहला ये पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा तो ये होगा, अगर आपसे ये पूछ देता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो भाई जिसको एक्स प्लस वाई चाहिए वो कैसे करेगा, वो भी सुन लीजिए। सिर्फ आपको दोनों को जोड़कर ही काम करना है। या कभी जरूरत पड़ जाती है कि एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई क्या होगा, ये भी जरूरत पड़े। तो एक चीज को ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं जस्ट इसका साइन उल्टा करके ऊपर लिख दिया गया है। यानी अगर ये x है और ये y है तो लिखा तो अपोजिट करके है ना, y को हम 1/x करके ही तो लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ। तो y को अगर मैं 1/x करके लिख लेता हूं तो x इंटू 1/x ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर मुझे इन दोनों का कभी ऐसी संख्याओं का गुणा करना हुआ तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ए बी का मतलब दोनों का गुणा, वो तो 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से आ जाएगा आपका। तो ये जो वैल्यू आएगी उसको रख के उसमें 2 जोड़ देना होगा। ठीक है, ये तब की बात है। कंडीशन क्या है, जब ए और बी जो अंदर लिखी हुई संख्याएं हैं, ए और बी का अंतर किसके बराबर हो, 2 के बराबर। किसके बराबर हो, 2 के बराबर। कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें अंतर 2 के बराबर नहीं होता है, कुछ और होता है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो अभी एक वैसा भी सवाल लूंगा, उसको भी समझना। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को जो मैंने आपको बताया उससे करता हूं। ठीक है, हमारे पास a का मान दिया है √3 + 1/√3 - 1, बी का मान दिया है √3 - 1/√3 + 1। अब यहाँ पर a लिखा है 3, b लिखा है 1। a लिखा है 3, b लिखा है 1, और 3 और 1 का अंतर क्या होता है, 2 होता है। आप बोलोगे हाँ सर। और हमसे पूछ दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बोला कि जो संख्याएं लिखी हैं उन्हीं को जोड़कर वर्ग करके 2 घटा देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। दूसरी बात, -4 और लिखना था तो -4 और लिख देंगे, एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन होगा। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 6 घटा लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास 10 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये कहानी खत्म हो गई। अब पहले इसी सवाल को करने का एक और तरीका देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, मान लीजिए। क्या है सर तरीका बच्चा, ये है कि हम ये तो समझ पाए थे ना कि अगर मैं इस हिस्से को बोलूं कि x है, तो ये जो हिस्सा होगा ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ यही होगा, हाँ सर यही होगा। यानी ये x है, ये 1/x। करेक्ट, दोनों को जोड़ा गया। अब हमसे जो पूछ रहा है वो पूछा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता एक्स स्क्वायर, ये हो जाता 1/x स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है √3 + 1/√3 - 1। बहुत ध्यान से देख लीजिए। और 1/x क्या है, इसका उल्टा है, यानी √3 - 1/√3 + 1 ये है। तो इन दोनों को जोड़कर, ये है हमारे पास लिखा हुआ x + 1/x, इन दोनों को जोड़कर जो वैल्यू आएगी उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे। अगर x + 1/x का मान दिया है, अभी पीछे सीखा है, आप कर सकते हो, खट से हो जाएगा। तो एक ये तरीका हो गया। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि कोई ऐसा सवाल जिसमें a और b के बीच का अंतर 2 ना दिया हो, कुछ और दे दिया हो। जैसे यहां पर लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा होता कि x बराबर √5 + √2/√5 -√2, और यहाँ पर दिया होता कि y बराबर √5 - √2/√2
√5 प्लस √2 अगर ये दिया होता और हमसे यहाँ पे ये पूछ देता कि भाई साहब हमको ये बता दो कि x² प्लस y² का मान क्या है, यही पूछ देता है। या ये पूछ देता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा। मान लो हमें ये भी पूछता, हमसे ये भी पूछ लेता, ये भी दोनों पूछ लेता, तो क्या करते हैं। अब यहाँ पर तो अंतर सर इनकी संख्याओं का 2 नहीं है 3 है, तो कुछ करने जैसा नहीं था। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, समझना है। अगर मैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर को निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे कैसे? जब जोड़ोगे इनके बीच में प्लस लिखोगे, जब जोड़ोगे इनके बीच में प्लस लिखोगे तो ये इधर होल स्क्वायर बना लेगा, ये इधर होल स्क्वायर बना लेगा, है ना। तो हमारे पास इस तरफ क्या आ जाएगा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ। बटे में क्या आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी a माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास आएगा। तो √5 5 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, तो नीचे 3 आ जाएगा। करेक्ट। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका रिजल्ट होता है 2 ब्रैकेट में a² प्लस b², ये रिजल्ट होता है इसका। तो हमें ऊपर का रिजल्ट निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में a² यानी √5 का स्क्वायर 5 और b² यानी √2 का स्क्वायर 2, ये लिखना होगा, और बटे में 3 है। तो 5 2 7 7 दूनी 14 होता, 14 बटे 3 आपका आंसर होता है। किसके लिए? x प्लस वाई के होल स्क्वायर के लिए, नहीं सॉरी, ये होता है x प्लस वाई के लिए। x प्लस वाई का मान क्या होता, अगर यहाँ से हमें x प्लस वाई निकालना होता तो ये हो जाता 14 बटे 3। x प्लस वाई का मान 14 बटे 3 होता, होल स्क्वायर करते तो 196 बटे 9 हो जाता। आप मेरी बात समझ पाए कैसे हुआ काम, है ना। तब आपको जब अंतर 2 दिया हो तब कैसे करना, और जब अंतर 2 नहीं दिया हो तब कैसे करना है। नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बगैर बनाए हुए इस क्लास को देखने का कोई फायदा नहीं होगा, या रिवीजन पे 2 3 बार इसको देखना, विश्वास करिएगा कुछ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट आइए, देखो द्विघात समीकरण की बात चल रही है और इसके मूल समान है, तो द्विघात समीकरण का रिवीजन अभी मैं आपको पीछे करा चुका हूं। जो बच्चे इस सवाल से यहाँ पे जुड़ रहे होंगे उन्हें लगेगा कि डायरेक्ट करा रहे हैं, नहीं, तो इसका पूरे द्विघात समीकरण का रिवीजन अभी मैंने पीछे करा दिया है। ठीक है, मूल समान होने की स्थिति क्या होती है कि d का मान 0 के बराबर होगा, और d क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ये अगर 0 के बराबर हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि b² जो है वो 4ac के बराबर होगा। करेक्ट है। अब b क्या है, यहाँ पर x का गुणांक यानी m+1, m+1 का होल स्क्वायर बराबर में 4 इंटू a इंटू सी। ए का मान हो जाएगा 4 प्लस m, और c का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है मेरी बात। अब यहां से हमको चाहिए था ही m का मान, और m के मान के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। तो मैं क्या कह रहा हूं, उसको सुनना, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, समझेंगे, केवल चीजों को समझोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मान लीजिए m का मान हम यहाँ पे 5 रखते हैं, तो 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 4 9 चौको 36 बराबर हो रहा है, यानी एक चीज कंफर्म हो गई कि m का एक मान तो 5 आएगा। अब इसमें 5 था नहीं, इसमें 5 था नहीं, तो ये 2 ऑप्शन गए अपने पास। दूसरा, m का एक मान 5 होगा, दूसरा मान -3 या 0 में से कोई हो सकता है। अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो ये 1 बनेगा, और यहाँ 0 रखने पर ये हमारे पास 4 चौको 16 बन जाएगा। तो 0 तो नहीं हो सकता, तो ये खत्म हो गया, यानी ये आपका आंसर हो गया। m के 2 मान पॉसिबल है, वो भी बिना सॉल्व किए निकाल लिए। बच्चा यहाँ तक तो आसानी से आता है, इसके बाद बनाता है फिर वो द्विघात समीकरण, क्योंकि वो ऑप्शन उसको चूंकि बताया ही नहीं गया कि ऑप्शन चेक कैसे करना है, और ऑप्शन आपको चेक करने आते हैं तो देख लीजिए सवाल खत्म हो जाएगा। एनटीपीसी का जबरदस्त सा क्वेश्चन था, कोई मतलब झंझट वाला काम नहीं है, बिना एक पेन की कैलकुलेशन के आप सवालों के उत्तर तक पहुंच सकते हो। जिसको ये लगता है कि एडवांस मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है, वो देख लो आके भाई, कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगी आपको, समझ आ जाएंगी चीजें कि वास्तव में ऐसे लगाई जानी चाहिए। मेरी बात समझे भाई, बढ़े आगे लेकर आओ।
देखो कह रहा है कि अल्फा और बीटा ये एक द्विघात समीकरण है, इसके बहुपद, इस बहुपद के, इसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है, उसके जो है शून्यक है, शून्य का मतलब रूट्स हैं, और इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यानी कि मूलों के वर्गों का योगफल 24 दिया है, तो के की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सुनो। अच्छा, ये बात तो अभी तक पढ़कर समझ ही गए होंगे कि अगर हम यहाँ से मूलों का योगफल निकालेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4/k आएगा, आ जाएगा, बोलोगे। और अगर हम यहाँ से मूलों का गुणनफल निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4k, सॉरी 4k नहीं आएगा, C/A का मतलब 4/k आएगा, ये वो आएगा। ठीक है, आप बोले हाँ सर ये तो ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया ही था। तो भाई मैंने बोला भाई कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -4/k है, स्क्वायर करेंगे तो 16/k स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 24 दिया ही है, प्लस 2 अल्फा बीटा का मान करेंगे तो 4/k को 2 से गुणा करेंगे तो 8/k आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है ये जो k है ना, इस k की धनात्मक मान क्या होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो जरा। आपके पास ये k की वैल्यूज दी हैं, इसमें k के मान के लिए इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन का सहारा ले लें और खटाक से रख के चेक कर लें। बिना ऑप्शन के सहारे के, ऐसा नहीं कि बिना ऑप्शन के सहारे के सवाल नहीं होगा, होगा सवाल तब भी होगा, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। अब बात को समझ रहे हैं ना भाई, है ना। तो हम वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं कि किस वैल्यू से अपना आंसर मिल सकता है हमको। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन जैसे 4/3 रख रहे हैं, 4/3 मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा k का मान 4/3, तो यहाँ पे होगा 16/27, 27 ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 27, 27 क्यों ऊपर हो जाएगा 9, ठीक। और नीचे जो होगा यहाँ पर 16, 16 से 16 कट जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ हुआ 24, प्लस यहाँ पे जब हम 4/3 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6, 24 और 6 मिलकर कभी 9 नहीं होगा, तो इसका मतलब k का मान 4/3 नहीं हो सकता। 4/3 से रिलेटेड कोई ऑप्शन और दिया है, हाँ 2/3 दिया है, तो पहले इसको चेक कर लीजिए, k बराबर अगर 2/3 रख लें तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, 4 से कटा 4 बार और 9 चौको 36 हुआ। यहाँ पर 24 है अपने पास, प्लस यहाँ 2/3 रखेंगे तो 12 और आ जाएगा, तो 24 प्लस 12 मिलकर 36 के बराबर हो गया, कब हुआ, जब k का मान क्या रखा गया 2/3, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इसको चेक किया, आंसर नहीं बनाया। अब हमने 4/3 से रिलेटेड ऑप्शन और देख लिए, 1/3, 3/4 थोड़ा डिफरेंट लगे, तो पहले हमने 4/3 के रिलेटेड मतलब करीब आंसर देखा तो 2/3 था, उसको चेक कर लिया, उससे मिल गया। अब जब मिल गया तो बी और सी को चेक करके टाइम वेस्ट करेंगे क्या, नहीं ना, नहीं करेंगे ना। फिर देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आ गई इस पर। अगला सवाल देख लो, वाह भाई वाह। ये देखो जरा बात को समझना, अब यहाँ पर जो मैं आपको सिखाऊंगा ना उसको समझना जरा। देखो x का मान हमारे पास एक परिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के रूप में दिया है, √3 प्लस √2, x का मान एक अपरिमेय संख्या के रूप में दिया है। अब मैं अगर ये बोलूं कि अगर मान लो हमारे पास a होता और a का मान होता √x प्लस √y, और हमको 1/a चाहिए हो, तो √x और √y का स्क्वायर करने पर यानी x और y के अंतर को अगर देखें और अगर ये अंतर 1 के बराबर आ रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास a का मान √x प्लस √y की फॉर्म में दिया है तो मैं पहले क्या काम करूंगा, मैं पहले देखूंगा क्या x और y का अंतर अगर 1 के फॉर्मेट में आ रहा है तो 1/a का तुरंत मान में क्या लिख दूंगा, इन दोनों का केवल चिन्ह चेंज कर दूंगा और ये काम हमारा हो जाएगा कि 1/a का मान क्या हो जाएगा, √x माइनस √y हो जाएगा। इसे आप याद कर लो, पहली बात। दूसरी बात, यही काम यहाँ कर लेना है। हमारे पास यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x का मान तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस √2 है, और 1/x का मान आप बच्चा अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2।
अगर हम x प्लस 1/x यहाँ पर करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो हमारे पास जोड़ने से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x का मान आ जाएगा 2√3। और मेरे प्यारे भाई अगर x प्लस 1/x का मान 2√3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान नहीं निकलेगा क्या? इसका स्क्वायर करके 2 घटाना, इसका स्क्वायर करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में से 2 घटा लोगे तो 10 आ जाएगा। आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हो, क्या कहते हो, जल्दी से बताओ। मेरी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्या है, ये है, ये याद रखना जो बोला मैंने, इन सबसे बाहर नहीं आएगा कुछ, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आता हूं। देखो 1 माइनस 1/x+1, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/x+2, तीसरे में है 1 माइनस 1/x+3, और चौथे में ऐसे डैश 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 करते हुए 1 माइनस 1/2x। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होना चाहिए। तो अब अगर हम इस सवाल को करें, समझें और देखें, तो आप इस सवाल को कैसे देखोगे? इस सवाल को देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, सुनना जरा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास लिखा हो 1 माइनस 1/2, ठीक, 1 माइनस 1/2 लिखा हो, अगले ब्रैकेट में लिखा हो 1 माइनस 1/3, अगले ब्रैकेट में लिखा हो 1 माइनस 1/4, ऐसे ही ये सिस्टम चलता जा रहा है, आगे तक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। और फिर सबसे आखिरी में मैं लिख दूं आपसे डैश 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 1 माइनस 1/2, ये लिख दूं। अगर मैं ऐसे लिखूं तो कुछ मामला जमेगा? आप बोलोगे हाँ सर जमेगा। तो या 1 माइनस 1/n लिख देता हूँ, सपोज कर लो 1 माइनस 1/n लिख देता हूँ, यहाँ से शुरू हो रहा है n तक चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 1/2 लिखा होगा, यहाँ देखोगे आपकी ये 2/3 लिखा होगा, यहाँ देखोगे आपकी ये 3/4 लिखा होगा, डैश 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 सो ऑन, यहाँ देखोगे आपकी n माइनस 1/n लिखा होगा। तो आपको दिखा क्या, आपको दिखना क्या चाहिए? आपको दिखना चाहिए कि 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, नीचे कुछ से कुछ कटेगा, इसके n-1 से n-1 कट जाएगा, यानी पहले का पहला पद बाकी रह जाएगा और आखिरी का डिनोमिनेटर बाकी रह जाएगा, पहले का न्यूमरेटर बाकी रह जाएगा और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर बाकी रह जाएगा, यही तो रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर यही रहेगा, मैंने कहा ठीक। सवाल को समझना। बोले सर ये कंडीशन कैसे लगी? ये कंडीशन ऐसे लगी कि मानो कि यहाँ पर जब सवाल मैं लिख रहा था तो मैंने ये कहा कि x बराबर 1 है, तो ये होता 1 माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ क्या होता 1 माइनस 1/x+2, ये 1 माइनस 1/x+3 होता। फिर ऐसे ही चलते रहते हैं आगे तक, जहां तक मन होता वहां तक चले जाते हैं। अब यही चीज ये लिखी थी, तो हमारे पास पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा? पहले ब्रैकेट में बचेगा अंश इसका, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अंश क्या आएगा भाई? x+1 में से 1 घटा देंगे तो पहले ब्रैकेट का अंश बचेगा, यानी x बचेगा, और आखिरी वाले ब्रैकेट का हर बचेगा, हर का मतलब 2x बचेगा, तो 2x नीचे आ जाएगा। x/2x में x से x कटने के बाद हमारे पास जो उत्तर बचेगा वो क्या बचेगा? 1/2 बचेगा, और ये जहां लिखा है वही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन बी आपका जवाब हो गया। बताओ सर, कोई दिक्कत दिख रही हो तो? दिख रही क्या कोई दिक्कत? क्यों ही दिखेगी, जब चीजें क्लियर होंगी तो दिक्कत दिखेगी क्यों, है कि नहीं भाई? समझ में आ गई बात, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, क्लियर है? ये वाला करके बताओगे? इसके ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है ऑप्शन तो भी करके बताओ, तो भी मान बता दो। x² बराबर y प्लस जेड है, y² का मान z प्लस एक्स और z² का मान x प्लस वाई है, तो कह रहा है आपसे 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 का मान क्या? चलो देखो जरा, सुनना समझना और ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब देखो जरा, अगर मैं इस सवाल को बेसिक से लगाने की कोशिश करता हूं
तो बेसिक से कैसे होगा, और बेसिक के अलावा एडवांस मेथड जो होगा, मतलब शॉर्ट ट्रिक जो होगी, उससे कैसे होगा। देखो हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल की अपने पास 3 समीकरण है। 3 वेरिएबल का 3 समीकरण होने का मतलब हमें अगर कुछ मानना है तो एक को हम कुछ भी मान सकते हैं या तीनों को बराबर मान सकते हैं। ये आपने चीजें सीखी होंगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मैं एक्स वाई और जेड की अगर बात करूं तो मैं ऐसा कुछ मानूं कि अपना काम हो जाए। तो मैं एक्स बराबर वाई बराबर जेड मान ले रहा हूं और इन सभी को मैं मान लेता हूं 2 है। ये क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं। तो फायदा क्या होगा, समझना ध्यान से। जैसे इसको 2 मानेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 + 2 4 हो जाएगा। जैसे y को 2 रखा तो ये 4, और यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 4। z का मान 2 रखेंगे तो भी 4 होगा, और x + y का मान अगर हम जोड़ेंगे तो भी 4 होगा। तो मैं जो मैंने वैल्यू मानी उससे ये समीकरण संतुष्ट हो गया। अब जब संतुष्ट हो गया तो रख के आंसर ही तो निकालना है। 1/x+1 का मतलब 1/2+1 का मतलब 3, यहां पर 1/3, यहां पर 1/3, और 1/3 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो वो 1 ही तो हो जाएगा। तो ये तो सवाल खत्म हो गया। अब कई बच्चों को ये लगेगा, अरे यार सर ये वैल्यू अगर वहां हम नहीं मान पाए तो क्या करेंगे, हमें आप बेसिक से भी तो थोड़ा सा बता दो। तो भाई मेरी तो जिम्मेदारी बन गई, उनका भी ध्यान रखना है। तो मैंने कहा चलो ध्यान रखते हैं, मैं एक काम करता हूँ। बोले क्या काम करते हैं सर, मैंने कहा देखो जरा क्या काम करता हूँ। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है x² बराबर वाई प्लस जेड। अब अगर मैं इधर देखूं तो हमारे पास कुछ तो मिसिंग है, x मिसिंग है ना। तो अगर x इस तरफ जोड़ देते हैं तो x इस तरफ जोड़ दें। बोले इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैं इधर से x कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास x+1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास x + y + z। बोले सर इससे भी क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि ये इधर ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x/x + y + z। ये जब इधर आएगा तो 1/x+1 हो जाएगा, यानी 1/x+1 का मान हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आया। इसी तरीके से इस वाले टर्म में मैं दोनों तरफ y जोड़कर 1/y+1 का मान निकाल लूंगा। वो कितना आ जाएगा, y/x + y + z आ जाएगा। और इसी तरीके से सेम तरीके से यहाँ पे मैं दोनों तरफ z जोड़कर 1/z+1 का मान निकाल लूंगा। वो हमारे पास आ जाएगा z/x + y + z। अब हमारे पास 1/x+1 का मान आ गया, 1/y+1 का मान आ गया, 1/z+1 का मान आ गया। यही चाहिए था हमको, तीनों को जोड़ना था। तीनों को जोड़े में इसको 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 जोड़ेंगे तो नीचे से x + y + z एलसीएम होगा। यहाँ से ऊपर x मिलेगा, यहाँ से y मिलेगा, यहाँ से z मिलेगा। ऊपर भी x + y + z, और नीचे जो एलसीएम लिया था वो भी x + y + z। तो जब कटेगा तो क्या मिलेगा, 1। क्लियर, नेक्स्ट अगला सवाल। कह रहा है कि a + b + c 0 है तो इसका मान क्या होगा। देखो 3 वेरिएबल का एक ही समीकरण दिया है। 3 वेरिएबल का एक समीकरण दिए होने का मतलब हम 2 को कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल का एक समीकरण दिया है तो इसमें हम 2 वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले में 3 वेरिएबल का 3 समीकरण दिया था, तो हम किसी को कुछ भी नहीं मान सकते थे, और अगर मानते तो बराबर मानते जिससे कंडीशन सेटिस्फाई होती। ठीक, अब यहां पर अगर मैं 3 वेरिएबल में 2 को कुछ भी मान लूं, ये ध्यान रखते हुए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी 0 ना हो, तो काम बनेगा। बोलोगे हाँ सर काम बनेगा। मैंने कहा अच्छा काम बन जाएगा। तो अगर हम 2 को भी कुछ भी मानेंगे तो नीचे तो 0 हो ही जाएगा ना। कुछ भी मानने का मतलब 0 मानेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, है ना। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको 2 मान लेता हूं, इसको -1 कर लेता हूं, इसको -1 कर लेता हूं, तो ये 0 के बराबर संतुष्ट हो जाएगा। बोले हाँ सर, ये बात तो हमने सोची नहीं थी। सोचो ऊपर क्या होगा, 4 + 1 + 1 6, 6 का स्क्वायर ऊपर हुआ 36। नीचे क्या होगा, 4 × 1 4, 1 × 1 1, और फिर 1 × 4 तो 4। तो नीचे होगा 4 4 8 1 9, ऊपर होगा 36, 36/9 का मतलब 4 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बताओ इससे ज्यादा सरल कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है तो मुझे बता दो, वैसे होगा नहीं।
और आपको ये बात क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है, कमेंट बॉक्स इसलिए आपका इंतजार कर रहा है। कमेंट बॉक्स सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि आंसर आया और देख के आगे बढ़ गए, नहीं, ये आपको बताना भी है कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। पता चला हम लिए धमाका किए चले जा रहे हैं, उधर कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो ये भी बताओ भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। कह रहा है इसका वर्गमूल, ये भी पूछ दिएगा। कह रहा है ये जो सवाल दिया है, इस सवाल का वर्गमूल क्या है, मतलब इसका वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। ये तो निहायत ही सरल है अगर इसको देखे जाए तो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 दिया है, तो ये लिखा है क्या, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना। ये लिखा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो हमने इसको क्या लिख लिया, इसको लिख लिया x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और दूसरा वाला क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो दूसरा वाला जो लिखा है वो लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसी का वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल में ये हमारे पास x माइनस 7 हो जाएगा, इसका वर्गमूल x प्लस 3 बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 7 और x प्लस 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी खत्म। हाँ, लेकिन ये देखना आना चाहिए कि कब समीकरण क्या दिखा रहा है हमको, जो दिया है वो कितना सरल हो सकता है। जैसे अगर मान लो वर्गमूल पूछा तो आधे बच्चे यही देख के परेशान हो गए होंगे, अरे यार अब हम क्या इन दोनों का गुणा करें, पहले गुणा करने के बाद फिर वर्गमूल निकालें क्या, आधे से ज्यादा इसी में परेशान होंगे। जबकि तुम इसे और भी तरीकों से सोच सकते थे, हाँ, और भी तरीके से सोच सकते थे। एक्स का कुछ भी मान यहाँ पे रख लेते, कुछ भी जो तुमको ये लगे कि इससे हमारा काम हो सकता था। जैसे मान लीजिए एक्स का मान हम 0 रख लेते, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, यहाँ होता 49 गुणे 9, 49 का वर्गमूल 7 होता, 9 का वर्गमूल 3 होता, यानी वो ऑप्शन आंसर होता जिससे तुम्हें 21 मिलता प्लस का, जिससे तुम्हें प्लस का 21 मिले। यहाँ पे हमें 9 चौको 36 माइनस का मिलता, इसका वर्गमूल ही नहीं निकाल पाते। यहाँ पे हमें 7 तीजा 21 माइनस का मिलता, वर्गमूल ही नहीं निकाल पाते, है ना, नहीं निकल आता है इसमें x 0 रखने पर, ये हमारे पास 7 हो जाता है ना, 7 तीजा 21 ये मिल जाता। यहाँ पर हमारे पास 21 मिलता नहीं, यहाँ पर हमारे पास 24 मिलता, तो ये भी खत्म हो जाता, ये 3 ऑप्शन खत्म हो जाता, यही अपना आंसर हो जाता। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा ये भी तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस, हाँ तो फिर प्लस ही तो रहेगा, ठीक तो है। तो यही कह रहा हूं ना कि सोचने का तरीका डिपेंड करता है कि आप सवाल कितनी तेज कर पाओगे। अरे सोचने का तरीका, आप सोचो कि मेरी एक क्लास करके आपके समझ में आ जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। तो मैं हर एक क्लास में पढ़ाता ही इसी तरीके से हूँ, चाहे वो अर्थमेटिक की बात हो, चाहे वो एडवांस मैथमेटिक्स की बात हो। बहुत जल्दी भी मैं एसएससी भी शुरू करने वाला हूँ। पहले चूंकि ये किराए का स्टूडियो, यहाँ पे मुझे अपने घर से तकरीबन 20, एक तरफ कितना पड़ जाता है, 12-14, लगभग 16 किलोमीटर आना पड़ता है पढ़ाने के लिए। फिर मैं पढ़ाता हूँ, मुझे समय ही यहाँ मिलता है 3-4 घंटे का, उसका भी मुझे वो देना पड़ता है किराया, और फिर मैं घर जाता हूँ। तो जो मैं घर में अपने पर्सनल इसकी व्यवस्था कर लूंगा ना, तो मैं एसएससी भी शुरू करूँगा। और आप लोगों से बस निवेदन इतना है कि थोड़ा शेयर करते रहिए, इस बात को फैला दीजिए बस। आपको अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, जैसे ये सवाल है, बताएं कौन आंसर देगा इसका। अभी इसके पहले आपको बताया था, देखो x+1 के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ x+1 का मान दिया और आपसे पूछ रहा है x-1 का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पूरा रिवीजन ही कराया था कि अगर x+1 का मान आपके पास दिया और x-1 का मान, x-1/x का मान पूछ रहा है, तो इसमें 4 घटा के इसका वर्गमूल ले लेते हैं, स्क्वायर करेंगे तो k था, k का स्क्वायर करेंगे, उसमें 4 घटाएंगे, वर्गमूल लेंगे, समझे। तो k का मान कितना दिया, 29, 29 का स्क्वायर, रूट 29 का स्क्वायर 29, 29 में से 4 घटाया 25, 25 का वर्गमूल प्लस और माइनस 5 आएगा, लेकिन हम +5 लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में प्लस ही 5 है। तो अब इसमें टाइम थोड़ी दे सकते हो, क्योंकि रिवीजन भी हो चुका है इसका। ये देखो सवाल, हाँ ये सवाल थोड़ा समझदारी से करना पड़ेगा। अब बोले सर समझदारी से कैसे, कोई रॉकेट साइंस का यूज है क्या, नहीं, रॉकेट साइंस का यूज नहीं है, लेकिन अभी जो पढ़ाया उसका तो यूज है। मैं इस सवाल को कैसे ब्रेक करूंगा वो देखना जरा। मैं पहले इतना सवाल सॉल्व करूंगा,
जब ये इतना सॉल्व होगा तो फिर इसको आगे और देखूंगा। बोले अच्छा सर, हमने कहा और नहीं तो। बोले कैसे? हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये सवाल है जिसमें 3 और 5 के बीच का अंतर 2 दिखाई दे रहा है। अब हमें सिर्फ अगर यहाँ पे मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ और ये निकालना हो कि क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? वैसे तरीका आपको भी पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई मेरे कि a + b का होल स्क्वायर हो एक तरफ और प्लस लिखा हो और बीच में a - b का होल स्क्वायर हो, तो इसका मान क्या आएगा? तो आप बोलोगे यही ना कि दो ब्रैकेट में 2a² + b² आएगा। यही मैंने आपको पीछे बताया भी है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो ये आपने सीखा भी होगा कि हाँ सर यही तो बताया था भैया, यही बताया था ना। देखो आगे, a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, b² मतलब √5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 = 14, 14 दूनी 28, ऊपर हो गया 28। नीचे क्या आएगा? 3 × 3 = 9, 9 - 5 का मतलब 4, तो 4 × 7 = 28, यानी इस पूरे को सॉल्व करने पर 7 आ गया। अब बचा हमारे पास ये हिस्सा सॉल्व करने के लिए √5 - 1 √5 + 1, तो इसका अगर हम परिमेयकरण कर लें तो ऊपर √5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, √5 - 1 का होल स्क्वायर जब करोगे तो हमारे पास 6 - 2√5 आएगा। आएगा क्या? आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4, 5 - 1 यानी कि 4 आएगा। 2 से इसको काट लेते हैं ऊपर और नीचे, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 3 - √5 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2। ये हमारे पास सॉल्व करने से आया। किसको सॉल्व करने से? √5 - 1/√5 + 1 को सॉल्व करने से हमारे पास आ गया 3 - √5/2। अब इसको सॉल्व करना है तो 7 दूनी 14 और 3 17, 17 - √5/2, जहां लिखा वही आपका आंसर, 17 - √5/2। ऐसे सॉल्व किए जाते हैं सब प्रश्न। आप ये सोचो कि इसको एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो? ये तो आपकी गलती है ना, फिर एक साथ सॉल्व क्यों कर रहे थे? किसी ने बोला था आपको एक साथ सॉल्व करने के लिए? और डॉक्टर ने कहा था कि नहीं नहीं तो करेगा तो एक साथ ही सॉल्व करेगा वरना नहीं कर सकता? कहा था क्या किसी ने? फिर नहीं कहा था ना। तो जब चीजें आपने सीख रखी हैं तो सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करो ना। देखो कितना कम कैलकुलेशन बनी। ये अगर हम फॉर्मूला नहीं लिखते तो ये और कम हो जाती कैलकुलेशन, सारा का सारा यही गेम खत्म हो जाता। और ये परिमेयकरण करना ये आप अभी से नहीं सीख रहे होगे, आपने जब से एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा या उससे पहले से जब तैयारी कर रहे होगे तब से सीख रहे होगे। तेज करना मैं सिखा रहा हूं, ये सीखा है आपने तभी, लेकिन उसको तेज कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, वो मैं सिखाता हूं। और सारा गेम तेज और एक्यूरेसी और स्पीड का ही होता है। ये बताओ, समझ के बताना सवाल। यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक हिस्सा आपको x + 1/x का दिख रहा है, और अगर मैं इस हिस्से को काउंट कर लेता हूं तो ये हिस्सा आपको x² + 1/x² का दिख रहा होगा। दिख रहा है? तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x + 1/x दिखाना है। तो यहाँ से अगर हम इसको x² लिख लूँ +1 लिख लूँ बराबर 3x लिख लूँ और x से भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा x + 1/x का मान 3। x + 1/x तो 3 हो गया, x² + 1/x² क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर -2 होगा। ये 7 हुआ और ये 3 हुआ तो 7 और 3 मिलकर 10 हो गया, और 10 होने का मतलब ये आंसर हो गया। अब बताओ, क्या नहीं मजा आई है? सिर्फ देखना ही तो सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सवाल तुमने कभी किए नहीं होंगे या तुमको आते नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके से करना नहीं आते होंगे, ये भी है। अगला सवाल, ये देखो सवाल, इसको ध्यान से देखना। सवाल कहता है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे है, डिवाइड में ये है, और हमसे कह रहा है कि ये x दिया हुआ है, साथ में ये दिया हुआ है, और बाबू कह रहा है कि x, यहाँ पर ये x है, x नीचे भी x लिख लो। ये x जो है वो 0 के या -1 के या 1 के बराबर नहीं है, इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो आप। x का मान 0 नहीं ले सकते हो, -1 नहीं ले सकते हो, या 1 नहीं ले सकते हो, उसके अलावा आप x का मान कुछ भी ले सकते हो। तो हम क्यों लें, हम क्यों लें, है ना? अब सुनो जरा, मैंने आपको कई बार एक चीज सिखाई है
आज फिर से बता दे रहा हूं कि कभी आपके पास x अपॉन वाई डिवीजन में a अपॉन बी लिखा हो तो ये संख्या इससे भाग दी जा सकती है, इसको इससे भाग दिया जा सकता है, इसको इससे भाग दिया जा सकता है, ये इससे कट सकती है, ये सब आपस में कट सकती है। कई बार बताया, यही काम यहां कर लो। जैसे ये हमारे पास क्या लिखा है, ये हमारे पास लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो भाई। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान 1 माइनस एक्स की पावर 4 होगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने ठीक। अब चूंकि मैंने बोला कि ये संख्या इससे कट सकती है तो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ, ये संख्या इससे कट सकती है तो इसके 1 प्लस एक्स से इसका 1 प्लस एक्स भी खत्म हो गया। बोले हाँ खत्म हो गया। अब यहां बचा क्या, यहां पर अगर इसके साथ देखेंगे तो सिर्फ 1 माइनस एक्स बचा, तो यहां क्या बचा, बोले यहां सिर्फ एक्स बचा। और जब जो चीज बची तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर खट से तुरंत, यानी ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स गुणे एक्स माइनस 1, एक्स गुणे 1 माइनस एक्स। इसका जब इसमें गुणा कर लोगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा था 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। तो एक्स से एक्स तो कैंसिल, लेकिन जब इसको हम एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 आएगा ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आपका उत्तर हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत वाला सवाल नहीं था, ये समझ की जरूरत वाला सवाल था। दो चीजें आपको यहां पर आनी चाहिए थी। पहली बात, विश्वास करना आप में से जितने भी बच्चे देखोगे उसमें से 90% से ज्यादा बच्चा इस बात को नहीं जानता होगा, आज जानेगा। सही सही अगर मन में हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के अगर ऐसी बात है तो कमेंट में लिख देना कि सर ये मैं जानता था, या जो लोग थे नहीं जानता था वो तो खैर नहीं लिखेंगे। लोग जान, एक मिनट, ये भी होता है कभी। जितने लोग जानते थे वो जरा कमेंट बता देना कि सर ये मैं जानता था, देखूं कितने लोग जानते थे। नहीं आएगा कमेंट तो ये पता चल जाएगा कि ये लोग नहीं जानते थे। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? देख लो पहले, फिर मुझे जवाब दो कि हाँ सर ये समझ में आ गया या ये समझ में नहीं आया। जो भी है आपका रिजल्ट लिख जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कोई भी सवाल के लिए हो। ये एप्लीकेशन पे सीधे डाउट ग्रुप बना हुआ है, उस पर भेज देना, देखें उस पर क्या होता है। ठीक है, चलिए जी बढ़े अगले सवाल पर आ जाओ। ये देखो सवाल, ये कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है और यहां पर अनुपात में इसके ए स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ है। अच्छा, इधर दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और साथ में क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो एक चीज को समझना जरा, देखो बाहर की बाउंड्री का बाहर के साथ गुणा होता है, अंदर की बाउंड्री का अंदर के साथ गुणा होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तो सीखा हुआ ये बात। तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को तुम देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, दूसरे में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका जो a प्लस बी है यहाँ के a प्लस बी से खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास a माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और कुछ तो नहीं बचेगा, ये बचेगा। अब बोले हाँ सर यही बचेगा, यहाँ a माइनस बी बचेगा और वहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। करेक्ट, हाँ सर। इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, तो यहां पर जो a माइनस बी बचा है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, आएगा। और यहां पर जो बचा होगा वो हमारे पास ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बचा होगा। तो यहां पर पहले तो ये देखो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसमें है, यहाँ 2b स्क्वायर खत्म, यहाँ 2ab है खत्म, यहाँ पर चीज है यहाँ पे भी खत्म, यही आपका आंसर हो जाएगा।
और इसमें से भी अगर हम a कॉमन ले लेते तो अंदर हमारे पास बचता a माइनस बी, और वो a माइनस बी इससे खत्म हो जाता, तो सिर्फ इसका a इसके साथ गुणा होता, तो वही यहां पर लिखा हुआ है। तो करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप से इस सवाल में बात करने की जरूरत थी। क्या इस सवाल को बिना इसके कर सकते थे क्या? तो जवाब मिलेगा हाँ कर सकते थे। हर सवाल लिखना नहीं होता है, ये प्रैक्टिस आपकी बनेगी, लेकिन जब आप रेगुलर क्लास में रहोगे तो। अगला सवाल देखिए, शेषफल प्रमेय पर कहता है कि ये दिया हुआ है और इससे विभाजित किया जा सकता है, तो मान क्या होगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, शेषफल प्रमेय की बड़ी अच्छी बात है, उसको सुन लीजिएगा। सुन लीजिएगा, सुनना क्या है समझ लीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस में लिख दिया हमारे पास 2x स्क्वायर, या 2x स्क्वायर प्लस में लिख दिया 3x और प्लस में लिख दिया c। ये हमारे पास मान लीजिए एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक। और मैं बोल रहा हूं यहां पर कि x बराबर x प्लस 3 से इसको डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं x प्लस 3 से इस समीकरण को, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस सी को विभाजित करता हूं या डिवाइड करता हूं, तो यहां से जो x का मान निकलेगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। बोले कैसे? चलो मैं ये भी समझाता हूं। मान लो मैंने कहा कि हमारे पास एक संख्या लिखी है 36 और मैं बोल रहा हूं कि 4 से डिवाइड हो सकती है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि इस संख्या में ये 4 छुपा है, छुपा है। जैसे इस संख्या को हम 4 गुणे 9 लिख सकते हैं, मतलब जिससे विभाजित कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वो दी हुई संख्या इस दी हुई संख्या का एक गुणनखंड होगी। यही बात यहां पे भी थी। x प्लस 3 की अगर बात करें तो वो इसका एक गुणनखंड होगा, अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ये कहलाता है शेषफल प्रमेय। यानी यहां से जो x का मान निकलेगा वो यहां पर रखने पर पूरे समीकरण का मान हमको देगा। क्लियर हो गई बात? यही चीज यहां पे कही गई थी कि जब इस समीकरण को x प्लस 5 से विभाजित किया जा रहा है, तो यहां से जो x का मान निकालेंगे वो x का मान निकलेगा माइनस में 5, और ये x का मान -5 इसमें रखना पड़ेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 125, यहां पर हो जाएगा 25 चौको 100, यहां पर हो जाएगा माइनस का 30 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 100 में से 30 माइनस हो गए तो बचा 70, 70 में से 2 और माइनस हो गए तो बचा 68, यानी कि प्लस का 68 होगा यहाँ पर। और 125 और 68 के बीच में जो अंतर निकलेगा वो माइनस का 57 निकलेगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम की कहानी होती है शेषफल प्रमेय की, जिसे हम लोग वेरिएबल्स में, अलजेब्रा में इस प्रकार से डील करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए। ये सवाल आ गया, ये सवाल कर चुके हो क्या? हाँ, इसका मान क्या आया था? 1 आया था ना, ये तो कर ही चुके हो, रिपीट हो गया ना ये। कोई बात नहीं, ये बता दो। जो रिपीट हो गया सो हो गया, आप अगला बताओ। अब देखो इस सवाल को पढ़ो, यही वीडियो रोक लेना चाहो तो यहीं पर इस वीडियो को रोकना, और रोकने के बाद इस सवाल को करना और फिर देखना क्या उत्तर दे पा रहे हो। रोकना इस सवाल को। कहता है प्लस 1/y का मान 1 है, y प्लस 1/z का मान 1 है, और z प्लस 1/x का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए जी, अब देखो ये एनटीपीसी का बहुत ही धाकड़ सवाल है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस सवाल में जो भी बच्चा जो भी कॉन्सेप्ट सोचेगा वो लगेगा ही नहीं। तो बोले ऐसे सवाल को करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए? देख लो क्या तरीका होना चाहिए, समझा देता हूँ, देखना मजा आ जाएगी। देखो क्या ये बात कही गई कि x प्लस 1/y को अगर हम जोड़ते हैं तो 1 है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं ना कि अगर ये 1/y का मान 1/2 होता और इस पूरे x का मान 1/2 होता, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 1 आ जाता। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि x का मान हमने क्या ले लिया? x का मान हमने ले लिया 1/2 यहां से। और सर यहां से चूंकि 1/y का मान 1/2 लिया है, तो यहां से हमें ये समझ में आया कि y का मान मेरे पास 2 है। अब ये जो मान हमने लिए हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, जैसे y का मान हमने 2 ले लिया है,
तो 1/z का मान क्या होगा, यानी z का मान अगर हम यहां से निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, 2 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा। तो यहां से अगर मैं z का मान निकालूंगा तो z का मान तो अपने पास -1 आ गया ना, आ गया तो रख दो। अब x का मान आ गया है, y का मान आ गया है, तो इसका मान नहीं आएगा क्या, z का मान हमारे पास है -1, और x का मान क्या था, x का मान था हमारे पास 1/2। तो 1/x का मान क्या होगा, 1/1/2। तो यहां से 2 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1, रिजल्ट क्या देगा, +1। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। +1 का मतलब बी इज द राइट आंसर। अब बताइए, मतलब देखा जाए तो सिंपल कंपैरिजन ये है और कुछ है नहीं है। गणित में आपने कभी वो पढ़ी है स्क्वायर मिररिंग, पढ़ी है? मतलब जो दो संख्याएं दी हो, दो संख्याओं का वर्ग दिया हो, उसकी मिरर इमेज बन के सवाल सॉल्व होता, कभी पढ़ा है? क्वेश्चन आएगा, दिखाऊंगा, अलजेब्रा में पूछा जाता है। खैर कोई बात नहीं, ये सवाल देख लो, ठीक है। बताओ आंसर क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कि x/a + y/b + z/c, इसमें 6 वेरिएबल हैं, x, y, z और a, b, c। इसमें भी 6 वेरिएबल है, इसमें भी 6 वेरिएबल है, तो 6 वेरिएबल का सिर्फ 2 समीकरण अपने पास दिया हुआ है। 6 वेरिएबल का 2 ही समीकरण अपने पास दिया हुआ है, करेक्ट है ना? हाँ सर करेक्ट तो है। तो हम 4 को कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, 4 को कुछ भी मानने से अपेक्षा अच्छा ये रहेगा मैं 3 को कुछ भी मान लेता हूं और बराबर मान लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पर 3 समीकरण जो है x, 3 वेरिएबल जो है x, y और z, इनको अगर मैं 1 मान लेता हूं, इन तीनों को मैं बराबर मान लेता हूं 1। क्यों मान लेता हूं, ये आपको तब सीखने को मिलेगा जब आप अलजेब्रा पढ़ते हो और उसमें ये पता करते हो कि अगर हमारे पास इतने वेरिएबल के कितने समीकरण दिए हो तो हम कितनों को क्या मानते हैं। ये आपने सीख रखा होगा, नहीं सीखा है तो बैच में इनरोल कर लेना, सिंपल बात है, बिल्कुल सीधी सी बात, ठीक है ना। अब इसको देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल को 1 मान लेता हूं तो ये जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a + 1/b और +1/c, जिसका मान हमारे पास √3 दिया है। और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड को अगर 1 मान लेता हूं कि a + b + c = 0 हो जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। और हमको चाहिए था इसका मान, तो अगर मैं एक्स वाई जेड को 1 मान ही चुका हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/a² + 1/b² और +1/c², ये हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो बाबू एलसीएम क्या जाएगा अपना, एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम क्या जाएगा, देखो जरा क्या जाएगा। यहां पर अपना एलसीएम आएगा ABC का होल स्क्वायर, यहां पर अपना एलसीएम आ जाएगा ABC का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। a² से a² खत्म होगा तो b² c² यहां मिलेगा, b² से b² खत्म होगा, c² a² यहां मिलेगा, c² से c² खत्म होगा तो a² b² यहां मिलेगा, यही तो मिलेगा, बोलोगे हाँ। अब जब ये चीजें यहां मिल गई तो सवाल तो फिर खत्म होना चाहिए ना। बोले कैसे, कैसे, देखो जरा समझना। ABC यहाँ का एलसीएम आएगा, आ जाएगा, ए से ए खत्म हुआ BC प्लस बी से बी खत्म हुआ तो CA और C से C खत्म हुआ तो AB, बराबर में √3 दिया है। क्या दिया है, √3। और अगर मैं a + b + c का होल स्क्वायर करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं a + b + c का होल स्क्वायर, तो अपने पास आता है a² + b² + c² प्लस ब्रैकेट में 2ab + 2bc + 2ca, यही आता है ना। तो a² + b² + c² ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लेंगे तो ab + bc + ca, ab + bc और प्लस में c आएगा, आएगा, आप बोलोगे आ जाएगा। a + b + c का मान 0 दिया, स्क्वायर करेंगे तो भी 0 रहेगा, आप बोलोगे हाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक। a² और b² + c² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
और बटे में जब 2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही बचेगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, ज्यादा लंबा हो रहा है। इतना लंबा करने से काम तो बनने वाला है नहीं, है ना, इतना लंबा नहीं करेंगे। यहां तक पहुंच गए थे जब हमने ए एक्स वाई जेड को 1 के बराबर रखा है। तो अब आगे क्या करना है ये देखना है। ए बी सी अगर एलसीएम ले लिया, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो क्या बनेगा, है ना, तो क्या बनेगा। अच्छा, नहीं इससे तो कुछ नहीं बन रहा है, मान लो अगर हमने एक्स वाई जेड को 1 ले लिया तो कुछ नहीं बन रहा है। चलो अगर एक्स वाई जेड को लेकर कुछ नहीं बन रहा है, तो अगर मैं ए बी सी को 1 ले लूँ तो, मैंने अगर यहां से ए बराबर बी बराबर सी बराबर को अगर 1 ले लिया तो क्या होगा, अगर इसको 1 ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो जाएगा √3, ठीक। ए बी सी को 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। और अगर यहाँ पर ए बी सी 1 ले लिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये तो काम बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ एक्स वाई जेड, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा, और ये बराबर है 0 के, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 0 आ जाएगा। यानी इससे हमें ये मिल जाएगा कि वाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स वाई का मान हमारे पास 0 हो गया, ये मान हो गया अपने पास। और हमको चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान, तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में 2xy प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये बनेगा, है ना। एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड एक्स का मान है √3, स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका मान हमको चाहिए ही था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, यहां से हमने देखा कि हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमारे पास 0 आ चुका है, उसको रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 3 ही होगा, और आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये काम हो सकता था इसमें। अब इससे सरल तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता है। अगर किसी को आए तो मुझे कमेंट कर देना, वैसे होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूं, पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये आपका अलजेब्रा का कंप्लीट निचोड़ था विथ रिवीजन। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बता देना, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एनटीपीसी में इन क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन है, 28 29 कितने क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन थे, इसके निचोड़ को आप पढ़ लो, इस क्लास को अच्छे से पढ़ लो, एक बार 2 बार, मैं कह रहा हूं गारंटी से एनटीपीसी सीबीटी 1 में आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं से आएगा, और इन्हीं तरीकों से आपको करना होगा, वरना नहीं आएगा। और ये बैच है, आगे जितने भी आपके एग्जाम आने वाले होंगे कंबाइंड बैच है। आप किसी भी रेलवे के एग्जाम के लिए, इवन एसएससी के एग्जाम के लिए, चाहे वो सीबीटी 1 हो यानी प्री हो, सीबीटी 2 हो यानी मेंस हो, आप बैच ले लीजिए। सिर्फ 149 रुपए में लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, कंप्लीट गारंटी। मैं डेली इसको रिकॉर्ड करता हूं, ताजा ताजा कंटेंट बनाकर, और डेली अपलोड करता हूं, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, जितने बार मन हो उतने बार देखिए। क्लास सोल्यूशन की पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप पढ़िए 10-15 दिन। अगर आपको कभी लगता है कि चीजें नहीं है या हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो सर पढ़ाई देना, एक मैसेज करना मुझे मेरे सपोर्ट के नंबर पर, वो भी लिख दे रहा हूँ, आपको पूरा पैसा रिफंड कर दूंगा। 389172, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।